1600 किलोमीटर लंबे इस पहाड़ी श्रृंखला के एक बहुत ही खूबसूरत स्थान से उद्गम होता है इस नदी का उद्गम स्थान एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर होने के बावजूद भी लोगों की नज़रों से दूर है। उद्गम स्थान पर बना है एक प्राचीन मंदिर जो अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से या तो 800 साल पुराना है या फिर उससे भी ज़्यादा प्राचीन है। उद्गम होते साथ ही इस पर बना है एक अत्यंत दर्शनीय बांध और इस बांध के बाद ही यह नदी अपना स्वरूप लेती है। समतल ज़मीन पर आने के बाद ही इस पर बने हैं बहुत सारे छोटे छोटे घाट जो आपका मन मोह लेंगे। अपने मार्ग में यह नदी सागर में मिलने से पहले 4 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के उद्गम स्थान पर, साथ ही बनेंगे हम उसके हमसफ़र। यह है भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ, जिन्हें सह्याद्री रेंज के नाम से भी जाना जाता है, यह लगभग 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई हैं, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 6% है। परंतु यहाँ से उत्पन्न नदियाँ भारत के लगभग 40% एरिया को सिंचित करती हैं। भारत की लगभग 30% वन संपदा और जीव जंतु भी इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में मौजूद हैं। इसी पहाड़ी श्रृंखला की गोद में मौजूद है महाराष्ट्र का फेमस हिल स्टेशन महाबलेश्वर। और बहुत सारे लोग जो शायद यहाँ के रहने वाले नहीं हैं या इसके आसपास के नहीं हैं, उन्हें नहीं मालूम होगा कि यहाँ से भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी निकलती है। बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन वह स्थान कौन सा है जहाँ से यह नदी निकलती है, शायद कई बार लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। पुणे बैंगलोर हाईवे पे चलते हुए जैसे ही आप लगभग सातारा के पास पहुंचते हैं, वहां से आपको वाई की तरफ मुड़ना पड़ता है, जो कि महाबलेश्वर के पहले एक छोटा सा शहर है। जून के महीने में जहां पूरा भारत गर्मी से जूझ रहा है, वहीं इन पहाड़ियों पर होने वाली बारिश ने मौसम को सुहाना बनाया हुआ है। थोड़ी ही देर में हम पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं और महाबलेश्वर पहुंचने से थोड़ी ही देर पहले आता है पंचगनी या पांचगनी, जो कि एक टेबल लैंड है, यानी पहाड़ी के ऊपर एक समतल जगह, और यह भी एक हिल स्टेशन है। पांचगनी अपने बहुत सारे व्यू पॉइंट्स और बड़े बोर्डिंग स्कूल्स के लिए फेमस है। जैसे जैसे हम पहाड़ी पर महाबलेश्वर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे बारिश की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि पूरे बादल यहीं पर बरस रहे हैं शायद। बरसाती बादलों का पहाड़ के साथ काफ़ी नीचे आने की वजह से पूरा महाबलेश्वर एक तरह से धुंध की चादर में लपेटा हुआ सा दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर पश्चात ऐसा भी समय आया जब सामने गाड़ी के हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। 13वीं शताब्दी में महाबलेश्वर यादव शासकों के अधीन था। यादव शासक को यादव राजा यदु के वंशज होने की वजह से कहा जाता था। कहा जाता है 13वीं शताब्दी में यादव राजाओं ने ही कृष्णा नदी के उद्गम स्थल पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जहां पर हम जा रहे हैं।
पांचगनी से लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र कर हम पुराने महाबलेश्वर एरिया में पहुंच गए और यहीं पर मौजूद हैं कुछ पुराने मंदिर और आज का हमारा डेस्टिनेशन जो कि है कृष्णा वेणी या कृष्णा नदी का जन्म स्थान। महाबलेश्वर आने के बाद अधिकतर लोग यहाँ का मौसम और यहाँ के व्यू पॉइंट्स का आनंद लेते हैं। साथ ही साथ पुराने महाबलेश्वर में मौजूद दो महत्वपूर्ण मंदिर महाबलेश्वर और पंचगंगा मंदिर का भी लोग दर्शन करते हैं। परंतु पंचगंगा मंदिर के पार्किंग से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर लगा हुआ कृष्णाबाई या कृष्णाई मंदिर को लोग भूल जाते हैं, जो कि भारत की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी का उद्गम स्थान है। कृष्णा नदी के उद्गम स्थान तक पहुंचने का रास्ता पहले एक नेचुरल ट्रेल हुआ करता था, जिसे अब पक्का कर दिया गया है और गाड़ियां थोड़ी और आगे तक जा सकती हैं, पर हम ये छोटी सी दूरी पैदल ही तय करेंगे। यहाँ बारिश इतनी तेज है कि छाते को संभालना और साथ में दृश्य को रिकॉर्ड करना दोनों बहुत मुश्किल हो रहा है। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया में एक माइक्रो वेदर कंडीशन है। कहने का मतलब कि आसपास के वेदर कंडीशन से थोड़ा सा अलग, क्योंकि हम यहाँ पहुँचते हैं और हम देखते हैं कि बारिश की इंटेंसिटी यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। शायद ये जगह इस तरीके से ही बना हुआ है कि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश का पानी इसी वजह से यहाँ पर इकट्ठा होता जाता है और फिर आगे बहकर एक नदी का रूप लेता है। कृष्णाबाई कृष्णाई मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ता और यह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। और भारी बारिश में चलते हुए सिर्फ 5 मिनट के बाद हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसको देखने का हम सबको इंतज़ार था। तो ये अभी आपके सामने जो दिख रहा है यह है कृष्णाबाई मंदिर और यहीं से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कृष्णाबाई मंदिर को कृष्णा नदी का स्रोत माना जाता है। यह माना जाता है कि यादव वंश के समय इस मंदिर को बनाया गया। अगर लोक कथाओं की बात करें तो यह भी कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। हालांकि अगर हम रीसेंट हिस्ट्री की बात करें तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1888 में रत्नागिरी के एक शासक ने किया था। यह जो सामने आप गौमुख दिख रहे हैं, यहीं से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। आसपास की सारी धाराएं मिलकर इस कुंड में इकट्ठा होती हैं और उसके बाद यहाँ से प्रवाह के द्वारा नीचे कृष्णा वैली की ओर जाती हैं। इस मंदिर के अंदर एक गर्भगृह भी है जहाँ शिवलिंग स्थापित है। नदी की एक छोटी सी धारा एक गाय के मुख से बहकर कुंड या पानी के टैंक में गिरती है, जो कि शक्तिशाली कृष्णा नदी का स्रोत है। हालांकि इस स्थान और इस मंदिर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं हुआ है, पर फिर भी कुछ पब्लिश्ड रिसर्च वर्क के अनुसार कृष्णाबाई मंदिर में एक महत्वपूर्ण वास्तुकला और विरासत मूल्य है, जो अपने स्वरूप और स्थान के माध्यम से अपने भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। लेखकों ने इस मंदिर के इतिहास को
इस स्थान पर घटित ऐतिहासिक घटनाओं और स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारियों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है, ताकि इसका संबंध यादव काल से है या नहीं, इसको स्थापित किया जा सके। मंदिर में यादव शैली के मंदिर से काफ़ी कुछ उधार लिया गया है, जिसमें कुछ विशेषताएं अद्वितीय हैं और मंदिर से अलग है, जो कि मंदिर को कृष्णा नदी को समर्पित करने के लिए उपयोग करती है। चलिए आपको यह मंदिर एक बार चारों तरफ से दिखाते हैं और साथ में वह स्थान भी दिखाते हैं जहां पानी इकट्ठा होकर एक बड़े वेग के साथ नीचे की ओर जाता है। यहाँ से यह पानी नीचे खाई की ओर जाता है, जिसे कृष्णा वैली ही कहा जाता है इस नदी के नाम पर। तीनों तरफ से पहाड़ी से घिरे होने के कारण यह एक नेचुरल डैम का निर्माण करता है, जिसे सिर्फ एक सामने की तरफ से बांधा गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से वह बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि पांचगनी और महाबलेश्वर के ज़्यादातर बड़े रिसॉर्ट्स या होटल्स इसी के चारों तरफ बने हुए हैं, क्योंकि यह व्यू इतना सुंदर होता है। अभी बारिश होने की वजह से यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको वह ज़रूर दिखाएंगे। उसके लिए अभी हमें इस मंदिर से निकलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे हम इस नदी के साथ साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और उसका सबसे पहला स्थान तो यहाँ से नीचे की ओर वाला डैम ही है। पहले हम आपको थोड़ी दूर जाकर ऊपर से इस बांध को दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे पांचगनी की तरफ आ चुके हैं। यहाँ बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से आप यहाँ से यह मनोहर दृश्य देख सकते हैं। सामने जो नीचे आपको नज़र आ रहा है वह है पहला बांध, जो कि कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा माई मंदिर जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, उसके बाद वह नदी सीधे कृष्णा वैली में गिरती है और आसपास के और कुछ स्रोतों से मिलकर एक बहुत बड़े वाटर बॉडी का निर्माण होता है, जिसे सामने से बांधा जाता है, और वहाँ पर यह खूबसूरत सा दिखने वाला बहुत बड़े बांध का निर्माण होता है। इस बांध को धोम कहते हैं। आपने धोम बांध का नज़ारा ऊपर से तो देख लिया, अब हम पहुंचेंगे धोम बांध पर नीचे की ओर। उसके लिए हमें पहाड़ी से पहले नीचे उतरना पड़ेगा, और नीचे उतरने के बाद जो पहला शहर होता है वह है वाई। वाई के अंदर जाने से पहले हम इस बांध पर जाएंगे, जहां यह पानी पूरा इकट्ठा होता है, और जैसा कि हमने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था, इसके बाद ही कृष्णा नदी अपना स्वरूप लेती है।
लगभग आधे घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं धौम बांध पर। वैसे तो यह बांध बहुत बड़ा है और इसके गेट वाला हिस्सा थोड़ी दूर ही पर है, लेकिन हम नीचे आकर कम से कम आपको उस बांध के बहुत ही करीब लेकर आए हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि यह बांध कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। साथ ही साथ आप जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं वही पहाड़ी है जहां हम थोड़ी देर पहले ऊपर खड़े थे और अभी हम नीचे हैं। धौम बांध भारत के उन चुनिंदा बांधों में से एक है जो एकदम नदी की शुरुआत में ही बना हुआ है। ज़्यादातर नदियाँ कुछ दूर तक प्रवाह करने के बाद जब भी ऐसा कोई स्थान मिलता है जहाँ पर नदी को बांधा जा सकता है, वहाँ पर वो बांधी जाती हैं। बहुत ही कम बार ऐसा मौका मिलता है कि नदी की शुरुआत में ही एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर पानी को रोका जा सके और फिर आगे प्रवाह से छोड़ा जा सके। कृष्णा नदी का संपर्क सबसे पहले मनुष्यों से धौम बांध के बाद ही होता है, जब वो सबसे पहली बार एक छोटे शहर वाई में प्रवेश करती है। पर वाई में प्रवेश करने से पहले वह एक छोटे से गांव से होकर गुजरती है, जिसके घाट पर हम आपको लेकर चलते हैं। यह गांव महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसके इस घाट की बहुत प्रसिद्धि है। यह वह घाट है जो कि इतना मनोरम और इतना सुंदर है कि इसके ऊपर लगभग 100 से भी ज़्यादा हिंदी, मराठी और दूसरे भाषाओं की मूवीज़ की शूटिंग हुई है। हमने भी इसके ऊपर एक एपिसोड बनाया था 1 साल पहले, ठंड के मौसम में, जब यह घाट बिल्कुल अलग दिखता था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो कृपया वह एपिसोड एक बार ज़रूर देखें। यह है मेनवड़ी गांव और यह है मेनवड़ी गांव का घाट। नाना फडणवीस, जो कि पेशवा राज्य में उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके वाड़ा यानी उनके घर के सामने यह घाट बना है जिसे उन्होंने बनवाया था। पीछे उनका वाड़ा है या वो जगह जहाँ वो रहा करते थे। साथ ही साथ यहाँ पर कई लोगों ने अपने अपने समय पर कुछ ना कुछ योगदान दिया है, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि यह बेल जो कि मनेश्वर मंदिर के घंटाघर में लगा हुआ है, यह लगभग 650 किलोग्राम का है। यह बेल पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चीमाजी अप्पा ने बसीन के पुर्तगाली युद्ध में जीता था। इसके बाद कृष्णा नदी प्रवेश करती है वाई शहर के अंदर, जहाँ एक सुंदर घाट है, जहाँ महागणपति का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद यह नदी महाराष्ट्र के सातारा और कराड की तरफ जाती है, जहाँ इस तरीके के छोटे घाट हैं जो कि काफ़ी ऐतिहासिक और पुराने हैं। यहाँ पर कुछ छोटी नदियाँ भी इसमें मिल जाती हैं, जिसकी वजह से कृष्णा नदी काफ़ी बड़ी हो जाती है और यह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कर्नाटक में प्रवेश कर जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की धरती को सींचती हुई यह पावन नदी करोड़ों लोगों का जीवन प्रदान करती है।
साथ ही साथ यहाँ की ज़मीन को हरी भरी बनाती है। हमारे जीवन में जैसा हम कहते आ रहे हैं कि नदियों का बहुत महत्व है, लेकिन कई बार नदियों की बुरी स्थिति देखकर काफ़ी दुख होता है कि कहीं हम अपने साथी तो नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। यह ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे एक लंबे सुरंग के अंदर घुसने जैसा, जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पर उम्मीद इस बात से बनी रहती है कि हमेशा सुरंग का एक दूसरा छोर होता है जहाँ पर रोशनी मौजूद होती है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।